शर्मा जी, मेरा आपसे पूछना है कि आपने जब हमारे बारे में सुना समझा तो इस मिशन से जुड़ने के बारे में निर्णय लेने के पहले आपने कुछ दिन कुछ मनन किया कि नहीं किया? मनन चिंतन करके तो आपके साथ एसोसिएट हुआ। करेक्ट करेक्ट। तो फिर हम किसी से बात करने जाएं तो उसे सुनने का, समझने का, मनन करने का उसे भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों को मिलना चाहिए। तो आप हमने तो अपनी टीम में जिन लोगों को एसोसिएट किया अभी, उनको आज फॉलो किया था सुबह, तो उनको पर्याप्त समय दिया हुआ। हम तो बहुत स्लो वर्किंग कर रहे हैं अपनी। नहीं, स्लो वर्क नहीं करना है, बहुत तेज वर्क करना है, लेकिन हमें काम करने का तरीका बदलना होगा। हमें काम करने का तरीका क्या करना है कि जो लोग हमको संभावित लग रहे हैं उन्हें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ें, ठीक है ना? उनके साथ हम जो है उन्हें जो क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल के जो वीडियो, जो ऑडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको चिन्हित करके पहले उनको वो दिखाएं, उस पर चर्चा करें और उनको ऊर्जाकृत करें और उनसे पूछें कि क्या वो संकल्पित महसूस कर रहे हैं, क्या वो ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं, क्या वो शपथ लेना चाहते हैं। नहीं तो उनसे कहा जाए कि हम शपथ अगले उसमें सत्र में लेंगे, तब तक आप इस अभियान को समझो, ठीक है ना? तो उससे क्या रहेगा कि जब वो जुड़ेंगे, एक तो बात ये होती है कि आपके जो है ना आंखों की शर्म करके वो जुड़ गए, राइट, और उन्होंने ऐप को डाउनलोड भी कर लिया, और जैसे ही आप नजर से ओझल हुए उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, राइट, या डिलीट नहीं भी किया, जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने जो है उस पर कोई काम नहीं किया, तो ये मॉडल फेल हो जाएगा। तो हमें जोड़ने की जल्दी होगी तो मॉडल फेल होगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो हमें जल्दी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपनी सोच और पुराने अनुभव के आधार पर तौलने का, मनन करने का, अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना? हम किसी पे अपनी बात ना थोपें, लेकिन ये बात जरूर कहें कि उन्हें जो है मूर्ख बनाया गया है। इस दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, हमारे ऊपर वही बादशाही, अपारदर्शी, लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है, जहां सिपाही से लेके पटवारी से लेके हर कोई लॉर्ड है और घूस भी खा रहा है, गलत निर्णय भी ले रहा है, और हम उनके गलत निर्णय को भुगत रहे हैं। उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ अपराध हो रहा है, चाहे आपने घटिया कानून के तहत ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपने उसे संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल 3-4 कैटेगरी में बांट के अपना लोड कम कर लिया, लेकिन हम तो भुगत रहे हैं ना। यदि कोई हमारे ऊपर सिविल ऑफेंस भी कर रहा है तो झेल तो हम रहे हैं ना। आप हमें कोर्ट जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, फिर आप सत्ता में क्यों बैठेंगे? क्यों मुझे कोर्ट जाना चाहिए? सिविल का भी निकाल जैसे बाकी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का होता है, वैसे क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपने हमारे ऊपर गुलामों वाली, जो उन्होंने सस्ती गुलामों के लिए जो व्यवस्था होती है, जो हमारे ऊपर थोपी हुई है, और जो व्यवस्था थोपने वाले हैं वो लॉर्ड हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे, वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, राइट जी। अब सही बात। एक चीज तो शर्मा जी आपको समझना पड़ेगी कि एज ए सिटिंग डीजी, मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आपको कोई ऐसा डीजी नहीं मिलेगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे, राइट? तो वो पत्र मैंने लिखा और उसमें हमने उनको 18 तरीके बताए कि यदि आप ये कर लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा, जिसमें एक तरीका ये बताया गया था कि साहब आपने ऑलरेडी जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, जिन व्यक्तियों के अकाउंट नहीं है वहां अधिकारियों को भेज दीजिए, उनके घर पे जाके अकाउंट खोल दें। तो आप बताइए कोई लाइन लगती क्या? नहीं, कोई लाइन नहीं। और फिर जितने पैसा जमा करना हो वो जमा कर दें। और हमने उसमें दूसरी बात ये कही थी कि सभी जगह पे जो है बड़ी मात्रा में हम क्रेडिट डेबिट कार्ड बना के सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पहुंचा दें, और हर जगह पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन दे दिया जाए, तो हम बिना करेंसी के उतनी सुविधा से जो है ना अपनी सभी जरूरतें पूरी कर लेंगे।
जी। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के तहत रणनीति तो कुछ दूसरी थी ना, रणनीति तो जन कल्याण थी नहीं ना। नहीं थी। यदि जन कल्याण होती तो अलग, अपना बैक सपोर्ट प्लानिंग थी उनकी, उसमें उसके तहत हमने काम किया उसको। अदरवाइज बताइए ना, सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा पैसा वापस पहुंच गया उनके पास, और जितना पैसा सर्कुलेशन में भारत सरकार ने रखा था उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया। इसका मतलब है कि काउंटर फिएट करेंसी भी वापस आ गई। बिल्कुल राइट। और ये बात केवल हमने उनको लिखी ही नहीं थी, उनके पीएमओ से मैंने फॉलो अप भी किया। नहीं तो आपने, मैं निवेदन बीच में थोड़ा सा ब्रेक करूंगा आपको। हाँ। इसमें क्या है कि जो आपने निवेदन किया था और जो चीज सारी आपकी डिस्कस हुई थी, उस लेटर को आपने उसको पेपर के माध्यम से भी इसको क्या है कि न्यूज के रूप में लोगों को अवेयर कराया था उससे? नहीं, वो हमने सीधा पत्र लिखा था, क्योंकि वो नहीं, जो मैं बताऊँ आपको क्या होता है कि जैसे कि आपका पत्र देखो तो आपको मैं, अरे भाई हमारे पास उनका जवाब भी आया ना कि हमने आपके ग्रेवेंस को जो है संबंधित विभाग को भेज दिया है। तो मैंने कहा कि ये मेरा तो पहले तो ग्रेवेंस नहीं है, ये सुझाव है, मुझे क्या दिक्कत है। राइट। दूसरा मैंने पहली मीटिंग में आपकी ये बात आई थी जो अभी आपने मुझसे कहा, मैं आपको हर चीज मेरे स्मरण रहती है, लेकिन क्या है कि ये बात सही थी आपकी कि आपने अपने हित के लिए भी जनहित के लिए बात करी थी। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा निवेदन ऐसा देखो क्या है कि अभी कुछ समय जब लगातार संवाद करेंगे ना हम, तब तो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे पूरी तरीके से कि क्या है कि मतलब कभी कभी हमें बीच में इसलिए बोलना पड़ता है उस बात को कि जब समझ रहे हैं उसको अगर मैं 2 बार सुनूं 3 बार सुनूं, हर बार समझ बढ़ेगी, ये क्लियर है। ये बात केवल आपके लिए नहीं है, ये बात उस हर व्यक्ति के पास है जिसके पास आप जा रहे हो या दूसरे चंद्रगुप्त जा रहे हैं और उन्होंने समझा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि सब लोग अपने अपने जो है ना, जिन लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें और मुझे भी उस ग्रुप में जोड़ते जाएं, और ये प्रतिदिन संगोष्ठी लेने का कार्यक्रम करें। देखो, चंद्रगुप्त का मतलब समझ रहे हो कि आप सांसद बनने वाले हो। चंद्रगुप्त अकेला वो नहीं है, आप बिना खर्च के जो है आपको सांसद का टिकट मिल रहा है, बिना खर्च के आपको विजयी बनाया जा रहा है। जहां आप पंचों सरपंचों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां बिना खर्च के आप सांसद बन रहे हैं। ये छोटी चीज है क्या? नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तो फिर जो है उस चीज को पाने के लिए आपको एक संगठित 15 महीने का जो है ना प्रयास करना चाहिए ना। नहीं, प्रयास तो जारी है, प्रयास नहीं, वो नहीं, बस नहीं। देखो अभी तक आपने कितने लोगों को जोड़ा? मैंने जिनको जोड़ा उसमें केवल 3 संपादकों को जोड़ा, पेपर के मालिकों को, और उसके नीचे करीबन अभी 150 लोगों की टीम खड़ी हो चुकी है। आज मैंने तीनों की वो क्या कहते हैं चर्चा की थी लोगों से। नहीं, देखो यदि वो 3 लोग मेहनत करेंगे तो वो चंद्रगुप्त बनेंगे, फिर आप चंद्रगुप्त। सर मेरी निवेदन बताऊँ आपको। हाँ। जो मैं दरअसल क्या सर, एक और बताऊँ आपको कि हर हालात से हर परिस्थिति से निकले हुए हैं। आज की डेट में डमी कैंडिडेट्स की नेटवर्किंग बनाएंगे हम तो वो बहुत आसानी से बन जाएगी। 9 दिन का जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को जिस दिन आप कह देंगे, आदेश कर देंगे कि सरवानी बोले आपको ये आदेश है और 9 दिन के अंदर मुझको इतने लोगों का टीम चाहिए आपसे, उतनी टीम दे देंगे हम। कहीं पीछे नहीं है, आज भी पीछे नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा ये कहना है कि ये काम आप जो है रेगुलर बेस पे करिए। उससे क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट हर दिन जो है, जिसका सबसे अधिक जो है लोगों को जोड़ने का वो होता है, ऐसे 1 2 3 लोगों को जो है ना, वो ऐप जो है ना ट्रेंडिंग में आप जाके देखेंगे तो वो दर्शाता है। देखा मैंने, देखा है। को जोड़ा था एक। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात जैसे देखिए, दूसरी बात ये है कि हर दिन एक व्यक्ति को जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है। राइट। आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बन जाते हैं, 5 लोगों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बन जाते हैं। तो ये आपको ये जो टाउन वाला पॉइंट है ना, इस टाउन वाले पॉइंट पे मैंने ही ब्रेक करा हुआ अपने आप को, और इस बार नीचे जो वर्किंग चालू करी है, जैसे आपकी टीम है ना, क्या होता है देखो सर बताऊँ आपको कि मैं जिस समय मैंने नेटवर्किंग की 2008 में, है ना सर, उस वक्त नेटवर्किंग करी, और दरअसल क्या है कि बहुत बड़े ग्रुप के अंदर नेटवर्किंग करी, और मैंने मात्र भोपाल के पास में पड़ता है श्रवण क्षेत्र, जहाँ मैंने कम से कम मात्र केवल क्या है कि शायद 2 से 3 महीने करीबन काम किया होगा। 700 लोगों को टीम तो खुद ने खड़ी करी है,
और उसकी जो डुप्लीकेशन पे जो टीम थी, यानी कि वहाँ पर हम लोग क्या है करीबन 2,500 के करीबन टीम खड़ी कर चुके थे, वर्किंग जो है ना। तो अब जो है हमें आने वाले 15 महीने तक हर दिन संगोष्ठी कहीं ना कहीं जाके करना चाहिए, और वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 2 से लेके 10 और अधिकतम 20 लोगों की संगोष्ठी होना चाहिए। उन्हीं के बीच में जाके उन्हीं की चाय पीजिए, उन्हीं से चर्चा करिए, उन्हीं को संकल्पित करिए, उन्हीं को शपथकृत करिए, और यदि उन्हें और समय चाहिए तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, उन्हें ऐप से जोड़ने के लिए समय दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो अपनी इच्छा शक्ति से जुड़ेगा। अभी क्या होता है कि कई बार आपकी आंखों का झिझक मान के वो जुड़ जाता है और उसकी आत्मा वहां नहीं होती है। तो हमें उसकी आत्मा वहां पैदा करना है, उसको पूरी तरह से समझ के आगे बढ़ना है। और देखिए, आज की व्यवस्था में हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। टैक्स का बोझ अलग लदा है, कंप्लायंस का बोझ अलग लगा है, ऊपर से चंदे वसूल किए जा रहे हैं, बाहुबली जो है ना आक्रमण कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, आदमी की रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, दूसरों की झूठी रिपोर्ट लिख के तंग किया जा रहा है। तो जितने तरीके से शोषण संभव है, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से दुखी है। हर किसी के व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है। ठीक है। तो जब हर व्यक्ति दुखी है तो हमारा काम उतना कठिन नहीं होना चाहिए। और जब आपकी मदद के लिए 2200-2300 और ढेर सारे वीडियो ऑडियो रोज जो है ना अपलोड हो रहे हैं, तब तो आपका काम और भी आसान हो जाता है। नहीं, वो तो हमने अपने खुद के भी वीडियो डालना स्टार्ट करने वाले हैं हम खुद के, और डेली जो आपसे सीखते हैं वो नीचे सिखाते हुए भी अपलोड करना स्टार्ट करना है मेरे को। हाँ, एक तो जो लोग संकल्पित होते जाएं वो अपने हाथ से शपथ लिखें, क्योंकि अपने हाथ से शपथ लिखेंगे तो एक बार उनका वो पूरा शब्द उनके हाथ के नीचे से निकल जाएगा। दूसरी बात, फिर वो अपना खुद का छोटा सा शपथ लेते हुए वीडियो बनाए, राइट, और उस वीडियो को और जो शपथ हाथ से लिखी है उसका फोटो खींच के दोनों चीजें उसी ऐप पे अपलोड कर। इसकी जो आपके शपथ वगैरह है, जो भी पूरा फॉर्मेट है ना, उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे देगा। अरे आपके उसमें देखिए ना एडम्स है, उसमें रोज हम डाल रहे हैं, आपको किसी से क्यों लेना है? 21 वाले पॉइंट लिखे हैं वो वाली उसी से। हाँ, उसी में ऊपर जो है ना शपथ भी लिखी हुई, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। उसके 3 हिस्से हैं जो हम आपको भेजते हैं। पहला हिस्सा है जिसमें आपको एहसास दिलाया जाता है कि इन दुष्ट राजनेताओं की ना शिक्षा है ना सोच है, फिर भी इन्होंने आपको गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। ये जो है सिर्फ अपने हित को साध रहे हैं। जब इनकी इच्छा और सोच और समझ और लक्ष्य नहीं है तो ये हमारे नेता क्यों होना चाहिए? ये 4-4, 5-5, 6-6 बात। एक निवेदन बात क्या सही है, एक निवेदन और चाहेंगे आपसे कि जैसे यह है कि यहाँ पर जैसे ग्वालियर है, तो ग्वालियर में जो मैंने आपसे कहा था, जैसे क्या है कि जो अभी वर्तमान में जो लोग आते हैं ना, जिन परेशान होते हैं, इन लोगों को अपन कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इनको सपोर्ट करने का तरीका है कि इनकी बात सुने, राइट, और उनकी जो है उन्हें यदि खुद को समझ है तो वो कानूनी सलाह दें, ठीक है ना। यदि जो है नहीं है तो मुझसे बात कराएं, हम उनको सलाह देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जरूरत होगी तो संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। नंबर 3 जो है एक स्टार्टअप से जो है, जो कि एक आईपीएस के द्वारा ही हेड किया जा रहा है, उससे अभी नेगोशिएशन चल रहा है। वो बिना पैसे चार्ज किए हमारे लोगों को कानूनी सलाह भी देगा और उनकी तरफ से केस कोर्ट में भी लगाएगा। तो जैसे यदि पुलिस ये स्टार्टअप बात से चलेगा। तो इसमें क्या है, जो स्टार्टअप वाला पॉइंट है ना, तो अभी क्या है कि कुछ यहाँ के ग्वालियर के एडवोकेट्स वगैरह, मतलब मेरा एक खुद का जो निजी विचार है, तो एक एडवोकेट की टीम बना ली जाए जो कि ग्वालियर में कुछ एडवोकेट की वाइफ क्या एडवोकेट है, मैं आपको बता दूं मेरी खुद की। हाँ, तो कुछ एडवोकेट्स की टीम बना करके, और दूसरा क्या है कि एक कार्यालय को फोकस करके, हम तो ये कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत एडवोकेट टीम कर दिया जाए और हर टाउन और हर कस्बे में बना दिया जाए।
जो कि जनहित में। ग्वालियर में जहाँ बैठे हुए वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक जगह बना लिया जाए और बाकी जगह प्रयासरत रहें। हाँ, ये बात देखिए अल्टीमेटली आप जो है यदि एक छोटे से टाउन में राहत दे देंगे तो भला नहीं होगा, हमें तो पूरे देश में भला करना है। तो मैं तो फिर खाली हो जाएंगे ना, जैसे अपना सेटअप मॉडल तैयार होता है फिर खाली हो गए तो नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो सब काम खुद करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। हमें एक मिनट जैसे मान लो टीम बनाने का काम है तो मैडम से कहो कि वो अपने जिनसे जुड़े लोग हैं उनकी सूची बनाएं और हर जगह पे उसको एक टीम बना के और हमसे बाकायदा उसका अनुमोदन करा दें और हम क्राइम फ्री एडवोकेट टीम ऑफ दिस टाउन कर दें, ठीक है ना। और हम उनको सलाह दें और साथ में जो है ना वो एडवोकेट की टीम से उसको टाई अप कर दें, तो वो जो है 156(3) में भी मुकदमा कायम कराने से लेके हर चीज में मदद करेंगे। क्योंकि देखो कानून में जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे नेताओं ने तो इस व्यवस्था को लाटसाप बना दिया है। तो उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो नियम कानून में व्यवस्था है उसका पालन करने के लिए कोई है नहीं वहां पे पालन कराने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हम चूंकि गुलामी में रहते रहे हैं तो हमारी भाषा उन्हीं की निवेदन करने की है। हम जो जिस भाषा में हमें अपने थानेदार से बात करना चाहिए उससे हम उस व्यवस्था में बात ही नहीं करते हैं। जैसे अज्यूम करिए हमारी व्यवस्था में फरियादी को थाने में भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ये मालूम है कि नहीं? जी। फरियादी की जगह जिस व्यक्ति को भी मालूम पड़ जाए कि इसके साथ कोई अपराध हुआ है तो सीआरपीसी की धारा 39 जो है वो हर व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेवारी डालती है कि यदि उसके संज्ञान में संज्ञेय अपराध आया है तो उसे पुलिस तक पहुंचाना उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है, और यदि उस वैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। ये कानून में प्रावधान है, और इसमें कानून में प्रावधान इतना अच्छा है कि उसमें कहा गया है कि यदि आप जो है इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। पुलिस को सिद्ध नहीं करना है कि आप जो है ना दोषी हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था इसमें है। तो जब हमारी कानूनी जिम्मेवारी है तो हमें थानेदार से अलग भाषा में बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो अंग्रेजों के समय में हुजूर मेहरबानी होगी एफआईआर दर्ज कर लो, हम ये बात क्यों करें? हमें कहना चाहिए कि सेक्शन 39 के तहत कानून ने हमको ये जिम्मेवारी सौंपी है कि ये संज्ञेय अपराध मेरे संज्ञान में आया है, इसे मैं तुम तक पहुंचाऊं। और उसी कानून ने आपको 154(1) में कानूनी जिम्मेवारी दी है कि आप एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन करें। लिहाजा आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, अन्यथा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार रहें। अब आप बताइए इस भाषा में लिखेंगे तो साला जो है ना थानेदार अपनी चेयर से कूदेगा कि नहीं कूदेगा? बिल्कुल कूदेगा। वही इसी जगह तो आपसे पुलिस सुधार की वजह से यही पॉइंट तो है कि आवेदन कैसे लिखना है, गाइडेंस की तो आपकी हर जगह जरूरत पड़ रही है। चलिए अब आप ये बताइए कि यदि मान लो थानेदार नहीं लिखता है तो कानून ने उसी 154 सेक्शन के सब सेक्शन 3 में ये जिम्मेवारी एसपी को दी है, और उसने इतनी ज्यादा ओरिजिनल पावर एसपी को दिए हैं कि एसपी खुद संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज कर सकता है, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या ये जिम्मेवारी अपने किसी भी अधीनस्थ को दे सकता है। उसमें कोई रैंक डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि यदि वो एक हवलदार को भी ये जिम्मेवारी देता है, फिर कानून आगे जाके कहता है कि जिसको भी आप ये जिम्मेवारी देंगे उसे इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अब एक हवलदार जो कि एसपी कार्यालय में है, अज्यूम करिए कि एसपी चूज करता है कि उसको उस केस का विवेचना देता है, ठीक है ना, तो उसे थानादार के पास नहीं जाना है। कानून ने उस हवलदार को ही उस केस के लिए थाना प्रभारी के सभी जो है ना अधिकार दे दिए हैं, तो वो अपने सिग्नेचर में चालान पेश कर पाएगा, उसे थाना प्रभारी से हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना पावरफुल है कि नहीं है? अभी आप ये बताइए कि आम लोगों की शिकायत यही होती है कि साथ जिसके विरुद्ध हम शिकायत करते हैं उसी के पास वो शिकायत पहुंच जाती है। ये हर किसी की जो है ना यही एक ग्रेवेंस ये रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर एसपी बना हुआ है उसे इस बात की समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि उसे उस थानेदार के पास नहीं भेजना है, उस
CSP के पास नहीं भेजना है, उस एडिशनल SP के पास नहीं भेजना है, वो जो है किसी को भी दे और साथ में उसी आदेश में लिख दे कि 154(3) के तहत आपको जो है थाना प्रभारी, इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, राइट। तो यदि वो इतना लिख देता है तो और स्पष्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कानून ने तो अपन उसमें ऑलरेडी सेक्शन में बड़े स्पष्ट ढंग से लिखा हुआ है, राइट। अब अज्यूम करिए कि इवन SP के ऊपर कोई दबाव है, राइट, तो वो 156(3) के तहत न्यायालय को ये जिम्मेवारी दी गई है, राइट। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि न्यायालय के ऊपर प्रतिबंध है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दखल नहीं करेगा, ये कानून है, ठीक है ना। लेकिन 156(3) के तहत जिन प्रकरणों में पुलिस को संज्ञान लेने का आदेश दिया जाता है, उसमें कोर्ट को सुपरविजन करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब वो ये भी देखेगी कि ना केवल संज्ञान लिया जाए बल्कि केस की ठीक ढंग से विवेचना भी हो। तो इसमें जैसे SP के अधिकार को बढ़ा दिया है, ऐसे कोर्ट के अधिकार को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। हाँ, और ऐसा ही जो है 482 में हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे कहना चाहिए जजमेंट दिए हैं, जिसके तहत जो है पुलिस को ये बताया गया है कि कानून के तहत संज्ञान लेना आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है, आप लॉर्ड नहीं है, राइट। तो आपको संज्ञान लेना ही होगा। तो इसके बावजूद भी यदि कोई संज्ञान नहीं लेता है तो हम कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में या PIL में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी ले सकते हैं, ये कानूनी स्थिति है, राइट। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत DIG, IG, एडिशनल DG, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के भी संज्ञान में लाके इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, राइट। और यदि सिस्टम उसे कंपाइल करे तो हम जो है बड़ी आसानी से लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी इन्फोर्स कर सकते हैं। हमें डाटा कंपाइल करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी आसानी से MLAs को भेज सकते हैं, विशेष तौर पे अपोजिशन के MLAs को, तो वो क्वेश्चन पूछ के इनके नाक में दम कर देंगे। और फिर जो है सबसे ऊपर संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का भी प्रावधान किया है। तो जो ये अकाउंटेबिलिटी दी गई है ये संविधान के शेड्यूल 7 के तहत दी गई है, राइट। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने की। लिस्ट 1 जो है सेंट्रल लिस्ट कहलाती है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट कहलाती है और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। तो पुलिसिंग लिस्ट 2 की एंट्री 2 है। और आर्टिकल 356 कहता है कि यदि आप संविधान की व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो ये संवैधानिक मशीनरी की फेलवर माना जाएगा। और यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक मशीनरी की फेलवर के लिए जिम्मेवार है तो उसे आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। मतलब आपकी FIR दर्ज ना होने पर कोई राज्य सरकार डिसमिस भी हो सकती है। जब जो है देश में 80% FIR दर्ज नहीं हो रही हैं और दुष्ट लोगों की जो है फर्जी FIR दर्ज हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक मशीनरी की फेलवर है कि नहीं है। और इस व्यवस्था को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान ने गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को बनाया है। और गवर्नर को जो है महीने में एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजना होती है, जिसमें उसको ये लिखना होता है कि हमारी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। तो जब 80% FIR नहीं लिखी जा रही हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार चल रही है या फेलवर हो रही है? फेलवर है। तो फेलवर है तो गवर्नर महोदय को कायदे से रिपोर्ट भेजना चाहिए कि साहब ये जो है ना इतने % केसेस में FIR दर्ज नहीं हो रही है, लिहाजा सरकार संवैधानिक मशीनरी के हिसाब से नहीं चल रही है, इसे डिसमिस किया जाए। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन जो गवर्नर पद पे बैठे हैं वो भी तो नेता ही हैं, वो आकाओं को देख के काम कर रहे हैं, तो संविधान की किसी को परवाह पड़ी है? तो हम इस मामले में भी यदि डाटा कंपाइल पूरा ठीक ढंग से करते हैं तो हम जो है इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके उनसे अनुरोध कर सकते हैं
कि गवर्नर अपनी जो है जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, आपके पास मंडामस रिट जारी करने का अधिकार है। लिहाजा आप जो है गवर्नर को आदेशित करें मंडामस जारी करके कि वो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा करें। तो शर्मा जी, ये आप समझ पा रहे हैं कि संविधान में बोलो ना, नहीं पूरा पूरा समझ पा रहे हैं, बल्कि एक चीज और चाहेंगे इसमें कि हम अपने संविधान की नॉलेज बढ़ाने के लिए किस किस पेज का अध्ययन करना चाहिए हमको, या कोई बुक्स ऐसी बताएं। ये जो हम बता रहे हैं, देखो देखो हम ये कह रहे हैं कि पूरा मालूम होने की बजाय उतना मालूम होना चाहिए जिससे आपका काम बन जाए। हाँ, जितना जितना वही तो हमने इतना बता दिया, इससे आपका काम चल रहा है। यदि इससे काम नहीं चलेगा तो आगे का हम आपको और बताएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो नीड टू नो बेसिस पे आपको समझाया जाएगा ना। जैसे हमने आपको जो है ना 39 सीआरपीसी का बताया, आपको 43 सीआरपीसी का बताया कि हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। ये गिरफ्तारी आप पुलिस की उपस्थिति में भी कर सकते हैं, ये सेक्शन 43 में लिखा हुआ है। हमने आपको ये भी बताया है कि 7 परिस्थितियों में भारत का हर नागरिक किसी भी व्यक्ति को शूट कर सकता है, किल कर सकता है, वॉलंटरली डेथ कर सकता है, और उसने कोई हत्या का अपराध नहीं किया है। ये उसका सेल्फ डिफेंस का राइट है और दूसरों की रक्षा करने का भी राइट है, जिसमें एसिड फेंकने से लेके बलात्कार करने से लेके किसी की किडनैपिंग करने से जैसे 7 जो है अपराध सम्मिलित हैं। तो यदि हम अपने देश के नागरिकों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि आम जनता को बचाने के लिए वो किसी को शूट कर सकते हैं, तो ये हमारी दुष्टता नहीं है कि हमने उस नागरिक को ट्रेंड करके इस काम के लिए तैयार नहीं किया। यदि 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 हम उसको इस ज्ञान भी दे दें, ट्रेनिंग भी दे दें, हथियार भी दे दें, और उसको खबर भी दे दें कि देखो ये जो है ना इसने धमकी दी है, जाओ इसको शूट कर दो, तो आप बताइए, और उसको शूट करने के लिए पैसा भी दे दें, तो बताइए किसी की औकात होगी किसी को धमकी दे दे? नहीं दे पाएगा, है ना। अवेयर और ज्ञान जब कंप्लीट होगा फिर तो रिस्क से फाइट कर सकता है ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल। आपसे एक मैटर शेयर करूँ मैं थोड़ा सा? हाँ हाँ, करिए। करूँ? इसको काट के आप दोबारा रिकॉर्ड करो, उसको अलग अलग डालना। आप डाउनलोड किया आपने, इसको नहीं चलने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलने दे। हाँ, चलने दीजिए। एक व्यक्ति है, दरअसल क्या है कि जिनसे उन्होंने क्या है कि जमीन की रजिस्ट्री कराई। ठीक है। ठीक है, और रजिस्ट्री कराते समय उनको जो चेक दिए उन्होंने, हाँ, वो चेक और जरूर हम कैश देंगे आपको। हाँ। और उन्होंने क्या है कि फिर बोले अच्छा चलो कैश क्या है, वो लेके लड़का चला गया तो हमने आपको चेक दे देते हैं। और उनको चेक दे करके वो दरअसल क्या है कि रजिस्ट्री करा के निकल गए। उन्होंने पेमेंट आज तक किया नहीं, और हम क्या है बात करते आपको ये मालूम है कि वो रजिस्ट्री नल एंड वॉइड है? नियम के हिसाब से वो रजिस्ट्री वॉइड है। देखिए, किसी भी रजिस्ट्री इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है कि आप एक सौदा कर रहे हैं जिसके एवज में आप कंसिडरेशन दे रहे हैं। जो पैसा देना है, इट इज कॉल्ड गिविंग मनी इन कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इन ल्यू ऑफ वट एवर यू आर परचेजिंग। ठीक है ना? जी जी। तो जब तक आपका कंसिडरेशन रियलाइज नहीं होता है विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, तो वो रजिस्ट्री सेल्फ इज नल एंड वॉइड। तो हमें कानून के हिसाब से ये कहना चाहिए कि साहब इसने ये चेक दिया था, जो इस कारण से वो नहीं हुई है, लिहाजा देयर इज नो कंसिडरेशन, हेंस काइंडली डिक्लेयर दिस रजिस्ट्री एंड नल एंड वॉइड। बस इतनी सी बात। और इसमें जो इन्होंने चेक दे रखे इनको, क्या है तो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं इसकी चिंता अपन को नहीं पालना है कि वो रियलाइज नहीं हुआ है। हमें तो केवल वो प्रूफ देना है कि इसने जो चेक दिए थे वो रियलाइज नहीं हुए हैं फॉर द फॉल्ट ऑफ दिस पर्सन, राइट? इसका मतलब है कि अपने को कोर्ट में जाना उचित है या थाने में जाना उचित है? थाने में नहीं, कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में जाके उसको ये बताइए कि साहब ये रजिस्ट्री हुई थी जिसके हिसाब से इन कंसिडरेशन हमें ये चेक मिली थी, और ये शायद रजिस्ट्री में भी खोला होगा, राइट? जी, ये बात जरूर रजिस्ट्री में भी खोली होगी, क्योंकि कंसिडरेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रजिस्ट्री। ठीक है ना? तो उस रजिस्ट्री में चूंकि कंसिडरेशन रियलाइज नहीं हुआ है, लिहाजा दिस रजिस्ट्री और सो कॉल्ड एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड। तो आई प्रे टू द कोर्ट, काइंडली डिक्लेयर दिस रजिस्ट्री एज नल एंड वॉइड। तो वो रजिस्ट्री अवैध घोषित हो जाएगी, तो बस आपकी संपत्ति है वो। ये कितनी आसान बात मैंने आपको बताई है।
नहीं, मैं इसमें शायद रजिस्ट्री में जिक्र नहीं किया, इनको अलग से चेक दिए। कोई बात नहीं है, तो आप वो लिखिए कि उन्होंने जो है ना ये कहा था, जो नहीं किया, कुछ ना कुछ तो करना था, वो नहीं दिया उन्होंने, हाँ हाँ, बस पैसा तो नहीं दिया। तो जो भी है, हम तो कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। यदि आपके वकील को समझ में आए तो उससे मेरी बात कराइएगा। बात समझ में आई? उसको भाषा क्या लिखना है कि जो रजिस्ट्री इन चीजों पे तय की गई थी, वो जो है कंसिडरेशन हमें रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्री है, प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर जाता है सिविल का, वो क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस, जैसे क्या है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा प्रोसेस है। यदि हम ठीक ढंग से प्रेयर करेंगे तो वो एक हियरिंग या 2 हियरिंग में निपट जाएगा। आपको लंबी चौड़ी बात ही नहीं कहना है, आपको तो कहना है कि साहब इस तरीके से हमको कंसिडरेशन दिया गया था जो रियलाइज नहीं हुआ है टिल डेट, हेंस द एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड। रजिस्ट्री इज नॉट नथिंग बट ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्ट्री क्या है? जमीन संबंधी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन है। जी जी जी, क्या बात समझ में आ गई है आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो क्योंकि किसी एग्रीमेंट में आप कोई चीज दे रहे हैं, उसके एवज में आपको कुछ मिल रहा है। यदि उसके एवज में जो चीज मिलना थी वो आपको नहीं मिली है, तो वो रजिस्ट्री ही नल एंड वॉइड हो गई है। तो आपको भाषा में यही लिखना है कि काइंडली डिक्लेयर दिस रजिस्ट्री एज नल एंड वॉइड। उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। यदि उसने जो आपको चेक दी हुई है और वो जो है बाउंस हो गई है, तो उसका एक अलग ऑफेंस बनता है, उसे कोर्ट में आप अलग से लगाइए। पहले उसे कॉग्निजेबल बना दिया था, अभी फिर से इन्होंने दुष्टतापूर्वक उसे फिर से बदल दिया है। तो ये तो दुष्टों की सरकार है, तो जी हमें उसके लिए भी कोर्ट में ही जाना पड़ेगा फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कि हमारी जो है चेक बाउंस हुई है, तो वो डिफरेंट ऑफेंस होगा। हमें कंसिडरेशन नहीं मिला है, उसको प्रूफ हम सबमिट करते हुए इस रजिस्ट्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है सर, इतनी क्लियर। तो यदि वकील को समझ में ना आए तो वकील से बात कराओ मेरी। नहीं, बात करानी ही पड़ेगी, तो वकील को आपकी जो आपका डबल एक्सपीरियंस है, तो उस अनुभव के अनुसार। मैं तो करेला और नीम चढ़ा हूँ भाई साहब। हाँ, इसीलिए 13 डिग्रियों के साथ जो है, मैं मैनेजमेंट की डिग्री है, मैं पब्लिक पॉलिसी चलते हैं आपकी नजर में, तो सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ, मैं करेला और नीम चढ़ा हूँ। इसीलिए तो सर गुरु के रूप में स्वीकार किया आपको। हाँ। आपको बसते क्या है कि जिस दिन गुरु दक्षिणा मांग लोगे, तब ढंग से हमको समझ में आएगी कि आपने हमको शिष्य स्वीकार किया है। नहीं, मैंने तो हर शिष्य को स्वीकार किया है। नहीं सर, अभी सर स्वीकार नहीं मानते सर, हम स्वीकार उस दिन मानेंगे जिस दिन दरअसल क्या है कि हमसे दीक्षा ले ली जाएगी। जैसे अब चलिए, मैंने दीक्षा आप मुझे दीजिए कि आप हर दिन एक आप देखिए, दीक्षा में हम क्या मांग रहे हैं वो आप दीजिए मुझे। मैं मांग रहा हूं कि आप हर दिन एक संगोष्ठी करेंगे, जिसमें जो है 2 लोगों से लेके अधिकतम 20 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, जिन्हें आप हमारे ऑडियो वीडियो सुनाकर उन्हें आप ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। यदि उन्हें समझने के लिए और अधिक समय चाहिए तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित करने के समय देंगे, और अगली बार दोबारा उनसे संगोष्ठी करके उन्हें जोड़ेंगे ऐप के माध्यम से, राइट? ठीक है। और वो भी अपनी प्रोफाइल आईडी के माध्यम से, जिससे आपको जो है गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी और आप चंद्रगुप्त भी बन पाएंगे। और चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि आप जो है बिना खर्च किए कल के सांसद, कल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये गुरु दक्षिणा जो है रिटर्न गिफ्ट के साथ है। चलो, हमारे गुरु जी मुझे हमको छोड़ेगी नहीं। हम क्या कह रहे हैं, ये गुरु दक्षिणा, ये चर्चा को अभी जैन कंप्लीट करता हूँ, पेपर में तो उनसे चर्चा करके ये और लोग बैठेंगे चर्चा कर लो। ये लोग बैठे रहेंगे, उनको भी सुनाइए, जिससे कि वो भी चंद्रगुप्त की राह पर आगे निकले। नहीं, ये तो जितने लोग हैं इनको सबको टीम में जोड़ते हुए जा रहे हो। तो जो आपने अभी कही है ना, मैंने आपको उसको शाम को फिर सुनूंगा, आप अपलोड कर देना कल इसको, तो फिर इसको सुन करके उसको जो पॉइंट बोले और मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, उनको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो इनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए और जो अपनी ही प्रोफाइल के लिंक से इन्हें जोड़िए।
ठीक है ना। ठीक है। और जो आज संकल्पित शपथकृत नहीं होना चाहते हैं उन्हें सोचने और समझने का मौका दीजिए। आराम से हाँ, तो उनसे पूछ लीजिए, यदि उन्होंने समझ लिया है तो तत्काल जुड़ जाएं, यदि वो कुछ समय चाहते हैं तो सेकंड संगोष्ठी में जुड़ जाएं। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।